भारत देश को सीमाओं में नहीं बांटा जा सकता। यहाँ पर धर्म, सभ्यता, परंपराएं, खान पान और पहनावा सभी की अपनी अपनी एक अलग झलक नजर आती है। और खास तौर पर हर उस जगह जहाँ पर राजा महाराजा अलग अलग दुनिया से आए, जहाँ के शासक रहे, उसका भी अपना एक दबाव अलग तरीके से नजर आता है, उसकी सभ्यता भी अलग नजर आती है। वैसे तो भारत देश सभ्यता और परंपराओं से जुड़ा हुआ है, लेकिन हर एक राज्य और खास तौर पे दक्षिण राज्यों की अगर बात करें तो उनका अपनी परंपरा, अपना खान पान, अपने त्योहार, अपने तरीके से पहनावा है और उसकी झलक काफी गहरी नजर आती। नमस्कार, मैं हूं अदिति नागर और आज स्वागत है आपका साउथ स्पेशल एडिशन में और मैं स्वागत करती हूं पॉलिटिकल कॉरिडोर। आज हम इन 5 राज्यों की राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये वो राज्य हैं जहां पर 9 जो क्लासिकल डांस हैं देश के, उसमें से 5 क्लासिकल डांस यहीं से आते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से ये राज्य भले ही आसपास की सीमाओं में सटे हुए हैं, लेकिन इनका खान पान, सभ्यता, इनके धर्म, इनके त्योहार, पूजा और पहनावा में आपको फर्क दिखाई दे जाएगा। ठीक वैसे ही यहाँ की सियासी मुद्दों में भी आपको काफी फर्क नजर आएगा। हिंदुस्तान एक ऐसा देश जहां कोस कोस पर वाणी बदलती है और हर 4 कोस पर पानी। इतना ही नहीं, सियासी मुद्दे, राजनेता और स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स की भी एक लंबी कतार है। 2024 के चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सियासी रणभेरी बज चुकी है और सियासी बिसात पर प्यादे भी सज चुके हैं। लेकिन इस बार चुनाव में सबकी नजर दक्षिण की 132 सीटों पर है। 5 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए ही बड़ी चुनौती है। एनडीए के 400 सीटों के टारगेट का रास्ता भी दक्षिण से ही गुजरता है। कांग्रेस के लिए बची कुची सियासी जमीन को सहजने का रास्ता भी इन 132 सीटों से ही गुजरता दिखाई दे रहा है। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें हैं। 2019 में जगन रेड्डी की पार्टी को 22, टीडीपी को 3 और बीजेपी को 1 सीट जीत मिली थी। कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों में एनडीए को 26, जेडीएस और कांग्रेस को 1-1 सीट पर जीत मिली थी। केरल की 20 लोकसभा सीटों में कांग्रेस को 19, सीपीआईएम को 1 सीट मिली और बीजेपी का खाता भी नहीं खुला था। तेलंगाना की 17 सीटों में टीआरएस को 9, कांग्रेस को 3, बीजेपी को 4, एआईएमआईएम को 1 सीट पर जीत मिली। बात तमिलनाडु की करें तो एनडीए को 1 और कांग्रेस के गठबंधन को 28 सीटों पर जीत मिली थी, जिसमें लेफ्ट और डीएमके भी शामिल था। लेकिन इस बार गठबंधन की सूरत बदल गई है। विपक्षी गठबंधन का नाम बदल गया है। कई राज्यों में एनडीए को नए साथी मिल गए हैं, मुद्दे बदल गए हैं और इसलिए माना जा रहा है कि नतीजे भी बदल जाएंगे। इस बार मुद्दा नॉर्थ वर्सेस साउथ का भी है, मंदिर और सनातन का भी है, पीएम की कोशिशों का भी असर हो सकता है, तो राहुल गांधी के केंद्र पर लगाए आरोपों का भी। जनता के मुद्दों से इतर इस बार साउथ के 132 सीटों की लड़ाई आत्मसम्मान की है, राजनीतिक अस्मिता की है, सियासी विचारधारा की है, जमीन पर सियासी संघर्ष कर रहे कार्यकर्ताओं की है। देश में मॉनसून की पहली बूंद केरल के मालाबार कोस्ट पर पड़ती है। वही केरल जहां पर दशकों से लेफ्ट का राज है, वही केरल जो लेफ्ट का गढ़ है। कांग्रेस के लिए उम्मीद है तो भारतीय जनता पार्टी और आरएस के लिए संघर्ष की जमीन। आज हम पॉलिटिकल कॉरिडोर में सबसे पहले दक्षिण के 5 राज्यों में केरल पर चर्चा करेंगे। केरल जो बेहद महत्वपूर्ण है सियासी लिहाज से, क्योंकि जहां पर भारतीय जनता पार्टी लगातार आगे बढ़ती जा रही है। जितना जरूरी केरल का सियासत भारतीय जनता पार्टी के लिए है, उतनी ही कांग्रेस के लिए है। केरल की ये 20 सीटों पर लड़ाई निर्णायक होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए
ये विस्तार होगा तो कांग्रेस के लिए, राहुल गांधी के लिए अपने सियासी भविष्य की लड़ाई। वैसे तो केरल की पहचान कई वजहों से है, लेकिन उसमें सबसे खास है यहाँ कतार में खड़े नारियल के पेड़। इन्हीं नारियल के पेड़ के बीच से मटमैली नदियों का पानी गुजरता है, जिसे मछुआरों की नाव दो हिस्सों में बांटती है। केरल की राजनीति भी कुछ ऐसी ही है। एक तरफ है आरएसएस और दूसरी तरफ है लेफ्ट और कांग्रेस, जो अब एक दूसरे के आमने सामने खड़ी है। इतिहास में न जाने केरल का कितनी सभ्यताओं से व्यापार हुआ है। अंग्रेज भी केरल से ही भारत में घुसे थे मसालों के व्यापार को ढूंढने के लिए। तो यहाँ पर इसीलिए हिंदू, मुस्लिम और ईसाई समुदाय आपको मिलेगा। और उत्तर की राजनीति या उत्तर की कास्ट पॉलिटिक्स जितनी सिंपल है, केरल में उतनी ही कॉम्प्लेक्स हो जाती है। आजादी के बाद से जहां पर हिंदू समुदाय के लोग 10% में गिरावट आ चुकी है उसमें, वहीं केरल में मुस्लिम समुदाय के लोगों में 10% मुस्लिम समुदाय के लोग बढ़ चुके हैं। 1951 में केरल में 61.6% हिंदू रहते थे, जो 2023 में घटकर 54.73% है। मुसलमान आबादी 17.5% से बढ़कर 26.56% हो गई, तो ईसाई आबादी 20.9% से घटकर 18.38% हो गई है। यही सियासी आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को केरल में पैर जमाने नहीं दे रहा। दरअसल आरएसएस की इमेज एक हिंदू संगठन के रूप में स्थापित हो चुकी है। ये बात अलग है कि वो हिंदू संगठन की तरह है तो इसका मतलब वो मुस्लिम विरोधी या ईसाई विरोधी है, लेकिन एक इमेज, एक आइडेंटिटी क्राइसिस के चलते भारतीय जनता पार्टी केरल में एक बड़े तबके को वोट बैंक की तरह अपनी तरफ नहीं खींच पा रहे। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने अपनी स्ट्रैटेजी में बदलाव किया। इस बार के चुनाव में पिछले लंबे समय से होमवर्क चला और होमवर्क ये था कि ईसाई समाज में आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लोगों ने मेल मिलाप बढ़ाया, उनके साथ क्रिसमस मनाया, यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी क्रिसमस मनाया। साथ में इस बार पहली बार मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति को टिकट भी दिया गया। रणनीति में बदलाव है, यह आपको इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि आप देखिए सीएए लागू किया गया और उस सीए में जो 5 माइनॉरिटी जिनको कहा जाता है जातियां हैं, 5 माइनॉरिटी धर्म हैं जिनको नागरिकता दी जाएगी, उनमें से एक हिंदू है, एक ईसाई है, पारसी है। तो ये तमाम में एक ईसाई है, जबकि बहुत सारे ईसाई देश हैं जो उनको नागरिकता दे सकते हैं, लेकिन भारत ने तय किया है कि 5 ऐसे धर्मों को हम सीए के माध्यम से, जो बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से आए हैं, उनको मान्यता दी जाएगी, नागरिकता दी जाएगी, जिसमें एक ईसाई शामिल। केरल की सियासी बिसात लेफ्ट और आरएसएस दोनों के लिए प्रयोगशाला रहा है। केरल में आरएसएस और लेफ्ट की अदावत का किस्सा भी बहुत पुराना। आजादी के पहले से ही लेफ्ट और आरएसएस के बीच में संघर्ष जारी था। 1940 में आरएसएस ने लेफ्ट में एंट्री की, लेकिन 20वीं सदी यानी अंग्रेजों के जमाने पे लेफ्ट ने केरल में अपनी जड़ें मजबूत कर ली थी। कहा जाता है कि कर्नाटक के हिंदू व्यापारी राइट विंग की तरफ थे, तो केरल के व्यापारी लेफ्ट की विचारधारा के साथ। 1948 में आरएसएस के सर संघ चालक की रैली पर कुन्नूर पर हमला हुआ। वहीं आपातकाल खत्म होने के बाद 1970 के दौर में लेफ्ट ने केरल में खुद को मजबूत किया। ये वही दौर था जब बीड़ी वर्कर्स को लेकर लेफ्ट और आरएसएस में संघर्ष बढ़ा, जहां आरएसएस का प्रभाव था। वहीं इस दौर में धार्मिक भावनाओं का भी उभार हुआ, जब लेफ्ट के देवताओं को दुश्मन के तौर पर प्रोजेक्ट किया गया। एक तरफ केरल में राजनीतिक हिंसा का इतिहास है, तो वहीं केरल देश का ऐसा राज्य है जहां की साक्षरता दर सबसे अधिक है।
लेकिन बंगाल की तरह ही केरल की राजनीति में भी हिंसा के आंकड़े डराने वाले हैं। साल 1995 से अब तक राजनीतिक हिंसा में 96 लोगों की हत्या की गई है, जिसमें 42 आरएसएस बीजेपी से जुड़े हैं तो 40 लेफ्ट की सीपीआई ओएम से। ऐसा नहीं है कि बीजेपी के लिए केरल अचानक से या कहें कि एक चुनाव की वजह से अहम हो गया है। एक तरफ आरएसएस केरल में दशकों से अपनी जड़ मजबूत करने में लगी है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी और पीएम मोदी भी लगातार केरल के किले को फतेह करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये अक्सर कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो मिशन साउथ है वो अभी है, 400 पार के चलते हैं। ऐसा नहीं है। जैसा आपको बताया कि आरएसएस का संघर्ष कब से है, ठीक वैसे ही नरेंद्र मोदी का मिशन साउथ आज का नहीं 2014 का है। 2014 में जब वो प्रधानमंत्री बन के आए तो भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी केरल के कोझिकोड में की गई। 3.5 दिन तक करीबन 3000 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, कार्यकारिणी के सदस्य वहां पर रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रहे। वहां पर मंदिरों में दर्शन भी किए गए। यानी कि केरल की राजनीति पे नजर भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की पुरानी है और खास तौर पे नरेंद्र मोदी ने 2014 से लगातार केरल में काम करना शुरू किया, जिसका नतीजा अब आने वाले चुनाव में सामने आया। हालांकि केरल में 2019 चुनाव के नतीजे बीजेपी के पक्ष में नहीं थे, लेकिन बीते 5 साल में केरल की सियासत में बड़ा बदलाव देखने को मिला। माना जा रहा है कि 2024 चुनाव से पहले बीजेपी केरल में अब तक की सबसे मजबूत स्थिति में स्थापित कर लिया है। मुख्य तौर पर इसकी 3 वजहें हैं। पहली वजह है केरल को केंद्र की तरफ से दी गई करोड़ों की सौगात। दूसरी, युवाओं की नई पीढ़ी के बीच बीजेपी का बढ़ता प्रभाव और लेफ्ट कांग्रेस को लेकर नाराजगी। तीसरी वजह है लेफ्ट और कांग्रेस का एक दूसरे के सामने खड़ा होना, जिसका फायदा बीजेपी को चुनाव में मिल सकता है। कांग्रेस पार्टी अभी तक 19वीं सदी की सोच के साथ ही चल रही है। एलडीएफ भी एक विलुप्त और आउटडेटेड विचारधारा पर आश्रित है। इन दोनों का कल्चर भी केरला की महान परंपराओं और केरला की प्रगतिशील जनता की विचारधारा से बिल्कुल उलट है। ये लोग संसद में, आप सोचिए 21वीं सदी में ये लोग संसद में 3 तलाक के खिलाफ जो कानून बन रहा था उसका विरोध कर रहे थे। ये लोग ओबीसी कमीशन का विरोध करते हैं। ये लोग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण देना है तो उसका विरोध करते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कई सारे राजनेताओं ने अपनी पार्टी छोड़ भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है, या फिर कई पार्टियों ने अपने आप को बीजेपी में विलय कर लिया है। जैसे पीसी जॉर्ज, वो भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। लेकिन उसके इतर इंडिया ब्लॉक होने के बावजूद भी एलडीएफ और यूडीएफ के बीच में घमासान है, खींचतान है। और वहीं राहुल गांधी की वायनाड सीट के सामने लेफ्ट ने भी अपना प्रत्याशी उतार दिया है। और करीब करीब यही स्थिति तिरुवनंतपुरम में भी देखने को मिल रही है, जहां पर कांग्रेस और लेफ्ट आमने सामने हैं। हालांकि कांग्रेस के संबंधित जुड़े सूत्र ये कहते हैं कि ये बंगाल की तरह एक रणनीति का हिस्सा है, जिससे भारतीय जनता पार्टी को जगह ना दी जाए, वोट डिवाइड ना हो। लेकिन क्या वाकई ऐसा है, ये तो आने वाला वक्त सही तरीके से बता पाएगा। केरल की 20 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस को 19 सीटों पर जीत मिली थी। ऐसे में कांग्रेस को केरल में कमजोर कर बीजेपी राहुल और कांग्रेस दोनों के सियासी भविष्य पर एक साथ वार करने की कोशिश में जुटी है। 2024 के चुनाव में और दक्षिण के मिशन में भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे मजबूत कड़ी है कर्नाटक, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में यहां की 132 सीटों में से जो 29 सीटें आई थी
उनमें से 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में कर्नाटक से आई थी। लेकिन सवाल है कि पिछले 5 सालों में कर्नाटक में क्या क्या बदला है। तो पिछले 5 सालों में कर्नाटक में सरकार बदल गई। अब वहां असेंबली इलेक्शंस में कांग्रेस की जीत हुई और कांग्रेस की सरकार है। इस बार के चुनाव में कर्नाटक में कई सारे मुद्दे हैं जिनका इंपैक्ट 2024 के चुनाव में जबरदस्त देखने को मिलेगा। हिंदुत्व, एंटी इनकम्बेंसी, गठबंधन की बदलती तस्वीर, फ्रीबीज, राष्ट्रवाद, ये वो मुद्दे हैं जिन्हें लेकर इस बार कर्नाटक में मतदान होगा। साल 2019 में बीजेपी को कर्नाटक में 25 सीटों पर जीत मिली, लेकिन 2023 में ही 224 वाली कर्नाटक विधानसभा में बीजेपी 66 सीटों पर सिमट गई। इस नतीजे से एक साथ कई सियासी संदेश साफ हो गए। 2023 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार और हिंदुत्व को बड़ा मुद्दा बनाया, लेकिन स्थानीय जो नेता थे, टिकट वितरण था, उसमें चूक हो गई। येदियुरप्पा की प्लेसमेंट में भी कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई, जिसके चलते लिंगायत समाज थोड़ा छिटका नजर आया। मुद्दा था कि हिंदुत्व इतना ज्यादा प्रचार प्रसार हो गया कि जो माइनॉरिटी था, मुस्लिम थे, वो एकजुट हो गए, वोट पोलराइज हो गए और भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंटेज कम हुआ। कांग्रेस सत्ता में आ गई और भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर हो गई। लेकिन इस बार बीजेपी ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। एक तरफ बीजेपी का एक एक कार्यकर्ता लाभार्थियों तक पहुंचने की कोशिश में जुटा है, तो वहीं पीएम मोदी गारंटी का नारा लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं। तो संगठनात्मक तौर पर भी बीजेपी खुद को और मजबूत कर रही है। जनता परेशानियों से त्रस्त है और कांग्रेस लूट में व्यस्त है। साथियों, एक बार कोयले से कालिख दूर हो सकती है, लेकिन कांग्रेस से करप्शन दूर नहीं हो सकता। इन परिवारवादियों के लिए करप्शन ही ऑक्सीजन है। बिना भ्रष्टाचार के ये लोग सियासत में सांस भी नहीं ले सकते। वहीं इस बार के चुनाव में भी हिंदुत्व एक अहम मुद्दा होगा। हाल ही में कर्नाटक की सिद्धरमैया सरकार ने मंदिर के चढ़ावे पर 10% टैक्स को लेकर नियम बनाया है। इसे लेकर बीजेपी कर्नाटक की सिद्धरमैया सरकार पर हमलावर है। वहीं कर्नाटक में इस बार बीजेपी और जेडीएस एक साथ मैदान में है। बीजेपी और जेडीएस के साथ आने से कर्नाटक का सामाजिक और राजनीतिक समीकरण पूरी तरह से बदल सकता है। कर्नाटक में आबादी के लिहाज से 17% वोट बैंक लिंगायत समाज का है और बीएस येदियुरप्पा भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री लिंगायत समाज से आते हैं। वहीं अगर लिंगायत के बाद समझें तो 15% वोट बैंक वोकालिगा का है। वोकालिगा जेडीएस का वोट बैंक है और जेडीएस के प्रमुख एचडी देवेगौड़ा वोकालिगा है। और अब दोनों ही पॉलिटिकल पार्टी एनडीए गठबंधन में एक दूसरे के साथ है। ये बड़ा सवाल है जो आने वाला वक्त बताएगा कि दोनों ही पॉलिटिकल पार्टी क्या एक दूसरे को अपना वोट बैंक ट्रांसफर कर पाएंगी। लेकिन दोनों गठबंधन, एनडीए गठबंधन में 32% वोट बैंक यानी 32% आबादी का वोट बैंक एकजुट कर लिया है। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने वोट बैंक ट्रांसफर की बात अगर छोड़ भी दें तो भारतीय जनता पार्टी ने सामाजिक समीकरणों से, क्षेत्रीय समीकरणों से और राजनीतिक समीकरणों से अपनी जमीन को मजबूत कर लिया है। सवाल ये भी उठ रहा है कि कर्नाटक में अकेले दम बहुमत की सरकार चलाने वाली बीजेपी को लोकसभा चुनाव से पहले
जेडीएस की बैसाखी की जरूरत क्यों पड़ गई? इसकी जड़ें 2023 के कर्नाटक चुनाव नतीजों में हैं। 2023 के कर्नाटक चुनाव में बीजेपी को 36.3% वोट शेयर के साथ 66 सीटों पर जीत मिली थी और कांग्रेस को 43.2% वोट के साथ 135 सीटें। जेडीएस को 19 सीटें ही मिली, लेकिन पार्टी 13.4% वोट पाने में सफल रही थी। वोट शेयर के लिहाज से कांग्रेस और बीजेपी के बीच अंतर करीब 7% का था। दूसरा पहलू यह है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 51.7% वोट शेयर के साथ 28 में से 25 सीटें जीती थी। कांग्रेस को 32.1% वोट के बावजूद एक ही सीट से संतोष करना पड़ा था। जेडीएस को 9.7% वोट के साथ एक सीट पर जीत मिली थी। इस चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी भी एक बड़ा फैक्टर साबित होगा। ये अलग बात है कि 2023 में ही फ्रीबीज और घोषणाओं की बदौलत कांग्रेस की सरकार तो बन गई, लेकिन अब उन ऐलानों को लेकर ही जनता के एक वर्ग में नाराजगी देखी जा रही है। पॉलिटिकल कॉरिडोर आपको जमीनी हकीकत बताने के लिए ग्राउंड जीरो पर पहुंचा। कर्नाटक पहुंचा, बेंगलुरु गया, अलग अलग जगह गया, बेंगलुरु के साथ साथ बेलगांव भी पहुंचा। अब आपको जमीनी हकीकत से रूबरू करवाते हैं। चुनाव बहुत ज्यादा जबरदस्त है। भारतीय जनता पार्टी को कर्नाटक से उम्मीदें हैं, तो वहीं कांग्रेस को भी, क्योंकि उनकी विधानसभा में सरकार है तो उम्मीदें उनको भी हैं। लेकिन जब हम जनता के पास गए तो जनता का मानना था कि गारंटी दी तो सही कांग्रेस ने, लेकिन पूरी नहीं की। मुफ्त 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 की बात की। चुनाव के दौरान जब मैनिफेस्टो आया उस समय कई वादे किए गए, लेकिन वो पूरी तरीके से धरातल पर नहीं उतरे। कई लोगों का यह मानना था कि सरकार के पास जो फंड्स हैं उसकी कमी है। जो बसें दी गई और तमाम तरीके की बात की वो पूरी नहीं हुई। यहां तक कि जब हम ग्राउंड जीरो पर पहुंचे तो एक महिला का कहना था कि हमें मुफ्त नहीं चाहिए, लेकिन सरकार विकास का काम करे। वहीं जब हम गांव में पहुंचे, जब हम किष्किंधा पहुंचे, जब हम अलग अलग जगह गांव से होते हुए निकले, तो गांव के दिल में अभी भी कांग्रेस बसती है। ऐसे में कर्नाटक का चुनाव दोनों ही पॉलिटिकल पार्टियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि कर्नाटक दक्षिण का द्वार माना जाता है। भारत की आधुनिक राजनीति में अगर किसी करिश्माई नेतृत्व का जिक्र आए तो वो अभिनेता से नेता बने जगन मोहन रेड्डी का है। टीडीपी की स्थापना के महज 9 महीने में जगन मोहन रेड्डी पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने। दरअसल आंध्रा आंदोलन की धरती कहा जाता है। जल आंदोलन हो या फिर तेलंगाना आंदोलन हो या फिर किसान आंदोलन, और इसी आंदोलनों की सीढ़ी पर चढ़कर आज जगन मोहन रेड्डी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर मौजूद हैं। कहते हैं सियासत में ना कोई स्थायी दोस्त होता है, ना ही कोई स्थायी दुश्मन। आंध्र की बदलती राजनीति इस बात का सबूत है। जो चंद्रबाबू नायडू जिस बीजेपी और पीएम मोदी को पानी पी पी कर कोसते थे, वो आज उन्हीं पीएम मोदी के साथ मंच साझा कर रहे हैं। और राजनीतिक अदावत को दोस्ती में बदलने का क्रेडिट जाता है साउथ के सुपरस्टार पवन कल्याण को। आंध्रा की राजनीति में सिनेमाई पर्दे से उतरकर सितारे राजनीति में आए। आंध्रा की राजनीति जितनी रंग बिरंगी है उतनी ही रंग बिरंगी यहाँ की सियासत भी है, और टूट का भी बड़ा इतिहास है। दरअसल यहाँ पर 2 बड़े राजनीतिक नेता हैं, एक जगन मोहन रेड्डी तो दूसरे चंद्रबाबू नायडू। जगन मोहन रेड्डी कांग्रेस छोड़कर निकल कर आए और फिर अपने आप को और बड़ा किया। वहीं चंद्रबाबू नायडू एनटीआर की पार्टी छोड़कर निकल कर आए और खुद का कद और बढ़ा लिया। आंध्र की राजनीति में लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी का ही प्रभाव रहा। पहली बार टीडीपी ने कांग्रेस की सत्ता को चुनौती दी। आंध्र के मौजूदा सीएम जगन मोहन रेड्डी ने 2011 में कांग्रेस से अलग होकर नई पार्टी बनाई, जबकि जगन मोहन रेड्डी के पिता वीआईएस राजशेखर रेड्डी कांग्रेस से ही सांसद रहे। सीएम जगमोहन रेड्डी पर परिवारवाद और भ्रष्टाचार का आरोप है। महज 5 साल में जगन मोहन रेड्डी की संपत्ति 24 करोड़ से 470 करोड़ पहुंच गई। वहीं जगन मोहन रेड्डी पर ईसाई धर्म के तुष्टीकरण का भी आरोप लगता रहा है।
2012 में रेड्डी को आर्थिक अपराध के आरोपों में गिरफ्तार भी किया गया था। रेड्डी पर अवैध तरीके से सेखनन आवंटन का भी आरोप है। दरअसल पिछले 2 दशकों में जगन मोहन रेड्डी का कद बहुत बड़ा। जगन मोहन रेड्डी एक मजबूत नेता के तौर पर उभर कर आए। मुख्यमंत्री न बनाए जाने के चलते नाराज होकर जगन मोहन रेड्डी ने इस्तीफा दिया और अपने आप का, अपनी पार्टी का कद इतना बढ़ा लिया कि 177 विधायकों में से 170 कांग्रेस के विधायक जगन मोहन रेड्डी के समर्थन में आ गए। पार्टी का कद इतना बड़ा कि पहले मुख्य विरोधी दल अपोजिशन के रूप में और फिर सत्ताधारी दल के रूप में अपनी पार्टी को दर्जा दिलाया। आज जगन मोहन रेड्डी का कद पॉलिटिकल सर्कल कहें या आंध्रा की जमीन पर बहुत बड़ा है और आंध्रा की जनता जगन मोहन रेड्डी के संघर्ष और उनके काम को सराहा भी रही है। लेकिन जमीन पर जगन मोहन रेड्डी ने कांग्रेस का पूरा जनाधार और संगठन छीन लिया। लेकिन इस बार जगन मोहन रेड्डी की चुनौती बड़ी होने वाली है। एनडीए का कुनबा आंध्र में बड़ा हुआ है। साल 2014 में टीडीपी और बीजेपी ने आंध्र प्रदेश में एक साथ चुनाव लड़ा तो एनडीए के खाते में 25 में से 17 सीटें आई थी, जिसमें टीडीपी को 15 और बीजेपी को 2 सीटें मिली। वहीं 2019 चुनाव में जब दोनों दल अलग हुए तो टीडीपी 3 सीट पर सिमट गई और बीजेपी का खाता भी नहीं खुला। आप ये गलती कभी मत करना कि आंध्र में जगन की पार्टी और कांग्रेस पार्टी अलग है। ये दोनों एक ही है। एक परिवार के लोग ही दोनों पार्टी चला रहे हैं और ये उनकी मिली भगत है कि जो सरकार के प्रति गुस्सा है वो थोड़ा गुस्सा कांग्रेस की तरफ चला जाए ताकि एनडीए के लोगों को लाभ न मिले। तो ये दोनों की चालाकी है। ये दोनों एक ही चट्टे बट्टे के आजू बाजू है। कोई गलती मत करना। गठबंधन, भ्रष्टाचार और परिवारवाद ही वो धुरी है जिसके इर्द गिर्द 2024 लोकसभा और विधानसभा की सियासत घूमती रहेगी। आजादी के बाद देश में 14 राज्य थे, जिनकी संख्या बढ़कर अब 29 हो गई है, जिसमें तेलंगाना सबसे नया और युवा राज्य है। तेलंगाना की स्थापना 2014 में हुई और यहाँ पर लोकसभा की 17 सीटें हैं, जिन पर अगले महीने चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी का शुरुआत से मुद्दा परिवारवाद और भ्रष्टाचार रहा, लेकिन विधानसभा में 119 सीटें हैं, जिन पर हाल ही में कांग्रेस ने सत्ता काबिज की 65 सीटों पर जीत दर्ज कराकर। 1 मार्च 2014 को तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने तेलंगाना के स्थापना पर अपनी सहमति दी। इसके तकरीबन 3 महीने बाद कांग्रेस की केंद्र से विदाई हो गई और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी सत्ता में आ गई। तब से लेकर अब तक हुए 3 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने पहली बार तेलंगाना में सत्ता का स्वाद चखा। इसके पहले हुए 2 चुनावों में केसीआर को ही तेलंगाना की जनता ने मैंडेट दिया। 2019 में टीआरएस को 9 तो 2014 में 11 सीटें, बीजेपी 2019 में 3 तो 2014 में 1, कांग्रेस को 2019 में 3 तो 2014 में 2। 2019 और 2014 में एआईएमआईएम 1 सीट पर जीत मिली थी। लेकिन 17 सीटों वाले तेलंगाना में 2024 का लोकसभा चुनाव काफी दिलचस्प होता दिखाई दे रहा है। एक तरफ बीजेपी अपनी सीटों की संख्या बढ़ाने की कोशिश में लगी है, तो कांग्रेस विधानसभा नतीजों के बाद उत्साह में है और लोकसभा चुनाव में भी सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए जद्दोजहद कर रही है। तेलंगाना में सनातन का मुद्दा काफी अहम है, क्योंकि वहां पर 85% हिंदू और केवल 13% मुस्लिम है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी वहां पर बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाए बैठे हैं और
होने वाले लोकसभा चुनाव में भी वो अपनी सीटों का इजाफा तेलंगाना में करना चाहती है, जिसके लिए लगातार प्रयासरत भी है। वहां पर कई बड़े मंदिर हैं, बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जो हिंदू का आस्था का केंद्र है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाकर पूजा अर्चना भी कर चुके हैं। ऐसे में वहां पर राम मंदिर की भी लहर नजर आती है। राम मंदिर की स्थापना के बाद में वहां पर भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने पुरजोर तरीके से घर घर जाकर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की बात भी करी है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को तेलंगाना में काफी उम्मीदें बनी हुई हैं। वहीं भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर भी बीजेपी विपक्ष पर लगातार हमलावर है। पीएम मोदी ने हाल ही में 2G घोटाले को लेकर टीआरएस पर निशाना साधा, तो शराब घोटाले में केसीआर की बेटी के कविता की गिरफ्तारी से भी बीजेपी को बूस्टर डोज मिला है। साथियों, परिवारवादी पार्टियों में भ्रष्टाचार की पार्टनरशिप सबसे मजबूत होती है। कांग्रेस और बीआरएस दोनों घोटालों के पार्टनर है। कांग्रेस ने 2G घोटाला किया था, बीआरएस ने पानी में भ्रष्टाचार किया, सिंचाई घोटाला कर दिया। कांग्रेस और बीआरएस दोनों भूमाफिया को सपोर्ट करते हैं। वैसे बीआरएस तो राज्य से बाहर जाकर दूसरे कट्टर भ्रष्टाचारी दलों से भी पार्टनरशिप करके बैठी हुई है। उसका ये सच भी हर रोज सामने आ रहा है। कोई भ्रष्टाचारी बचेगा नहीं। तेलंगाना में इस बार भी बीजेपी, टीआरएस और कांग्रेस अलग अलग मैदान में है। अब ऐसे में जहां बीजेपी यहां पहले से कमजोर है, तो टीआरएस की कमजोरी 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है। कांग्रेस ने हाल ही में सत्ता में वापसी की है, लेकिन सनातन और पीएम मोदी के चेहरे के सामने कांग्रेस कितनी सीटें हासिल करेगी, इसके लिए 4 जून का इंतजार करना पड़ेगा। आज पॉलिटिकल कॉरिडोर में हम जिन दक्षिण के राज्यों की बात कर रहे हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है तमिलनाडु। तमिलनाडु से 39 सीट्स लोकसभा की जाती हैं, यानी 39 सांसद चुनकर जाते हैं। और यहाँ की राजनीति बहुत कुछ बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति से मेल खाती है। वजह, यहाँ की राजनीति में भी जाति हावी है। अलायंस वाले लोग बार बार जानबूझकर हिंदू धर्म का अपमान करते हैं। हिंदू धर्म के खिलाफ इनका हर बयान बहुत सोचा समझा हुआ होता है। आप देखिए, और किसी धर्म का अपमान डीएमके, कांग्रेस का इंडी अलायंस कभी नहीं करता। किसी और धर्म के खिलाफ इनकी जुबान से एक शब्द नहीं निकलता, लेकिन हिंदू धर्म को गाली देने में ये एक सेकंड नहीं लगाते। तमिलनाडु की संस्कृति, वहां के मंदिर और ब्राह्मण पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। बावजूद इसके तमिलनाडु में सनातन के विरोध का एक पैटर्न है, जिसे चुनावी हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। दरअसल तमिलनाडु में ब्राह्मणवाद और हिंदी का विरोध 50 साल से ज्यादा पुराना है। इसके पीछे द्रविड़ राजनीति की भी पृष्ठभूमि है, जिसकी शुरुआत वी रामासामी नायकर पोरियर की अगुवाई में हुई थी। द्रविड़ नाडु की मांग एक स्लोगन से निकली है, तमिलनाडु तमिल के लोगों के लिए, जो 1938 में पेरियर ने पूरे देश में हिंदी भाषा अनिवार्य करने के विरोध में शुरू किया था। शुरुआत में ये स्लोगन केवल तमिल क्षेत्रों में ही रहा, लेकिन यह आंदोलन इतना पुरजोर हुआ
कि बाद में ये दक्षिण के दूसरे राज्यों तक भी जा पहुंचा। पोरियर वी रामासामी नायकर जस्टिस पार्टी के सदस्य भी थे। ऐसे में वो 1938 में आत्मसम्मान आंदोलन और जस्टिस पार्टी को साथ ले आए, जिसे 1944 में द्रविड़ कशगम डी के नाम दिया गया। डी के ब्राह्मण, आर्य और कांग्रेस का विरोध और तमिल राष्ट्र की मांग करती थी। हालांकि इसे जनता का ज्यादा सपोर्ट नहीं मिला, जिसके चलते धीरे धीरे ये मांग कम हो गई। आजादी के बाद पोरियर ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। वही 1949 में पोरियर के सबसे करीबियों में से एक CN अन्नादुराई वैचारिक मतभेदों के कारण उनसे अलग हो गए। उन्होंने पार्टी को विभाजित कर 1949 में द्रविड़ मुनीत्र कड़गम DMK का निर्माण किया, जो चुनावी प्रक्रिया में शामिल हुई। हिंदू साहित्यकार रामचंद्र गुहा की किताब मेकर्स ऑफ इंडिया में एक दावा किया गया है। दावा यह है कि अंग्रेजों के जमाने में महाराष्ट्र और तमिलनाडु के ब्राह्मणों ने सबसे ज्यादा फायदा उठाया। कैसे? उन्होंने अंग्रेजी सीखी, वकील बने, शिक्षक बने, डॉक्टर बने और यहाँ तक कि सिविल सर्वेंट भी बन गए। दरअसल ब्राह्मणों का समाज के साथ साथ राजनीति में भी अच्छी पकड़ थी और इसी बात का विरोध पेरियर ने कई बार किया। अपने लेखों में, अपने कई लेखों में, अपने कई आंदोलनों में पेरियर ने कहा कि पिछड़े समाज को हाशिए पर पहुंचाने के लिए हिंदू प्रथाओं का, हिंदू मान्यताओं का काफी बड़ा रोल है। पेरियर की लड़ाई यही थी। हालांकि ये कहना गलत नहीं है कि तमिलनाडु की राजनीति अब पोरियर के आदर्शों का इस्तेमाल ना कर उनके नाम से वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश की जाती है। पोरियर का हवाला देकर उन्हें याद तो किया जाता है, लेकिन उनकी जाति विरोधी सामाजिक संदेश धुंधली नजर आती है। इसके साथ ही तमिलनाडु में अब ज्यादातर पार्टियां जाति आधारित राजनीति करती हैं, लेकिन पोरियर के ब्राह्मणवाद का विरोध करने के सही तर्क को अब कम ही लोग जानते हैं। आज पॉलिटिकल कॉरिडोर में हमने आपको उत्तर और दक्षिण के बीच की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स की समानता को समझाने की कोशिश की है। उच्च शिक्षा दर होने के बावजूद भी यहाँ पर उत्तर प्रदेश और बिहार की तरह जाति की राजनीति होती है। दिल्ली और पंजाब की तरह फ्रीबीज का चोला ओढ़कर क्षेत्रीय दल वोटरों को लुभाने की कोशिश करते हैं। पश्चिम बंगाल की तरह यहाँ पर भी दशकों से हिंसा का चलन है। और अगर बात एनडीए के 400 पार की करें या बीजेपी के 370 की, तो नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रवाद के मुद्दे पर, विकास के मुद्दे पर और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के साथ दक्षिण में भी अपना नाम और अपने काम का प्रचलन कर दिया है। घर घर में नरेंद्र मोदी की बात होने लगी है। लेकिन सवाल बड़ा है, क्या इन सब से नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी को वोट दिला पाएंगे? क्योंकि जिन मुद्दों पर उत्तर में वोट डाले जाते हैं, उन मुद्दों पर दक्षिण में वोट नहीं डाले जाते।